दोस्तों नमस्कार। मैं जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे फेसबुक पर आपके लाइव आकर के सिविल सेवा साक्षात्कार के बारे में बात करने का, तो मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें और जो भी आपको बातें सही लगें, जो भी बातें आपको महत्वपूर्ण लगें, उन बातों को आप नोट कर लें। जरूरी बातों को जरूर पॉइंट आउट कर लें ताकि इससे आप फर्दर भी अपने रणनीति को बनाने में आपको मदद मिले। दोस्तों मैं पहली बार फेसबुक लाइव का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्चुअली पहले बहुत सारे वर्कशॉप्स मैंने किए हैं। एक्चुअली अपनी सफलता के बाद से ही लगातार मैं आप लोगों से जुड़ा रहा हूं और जगह जगह जहां भी मौका मिला है वैसे मैं आपके साथ सेमिनार्स में और ऐसे भी लाइव चाय चाय बत्रा के खड़ा होकर के चाय पे भी परिचर्चा में मैं शामिल रहा हूं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने सजेशन दिया कि एक एक लोगों को ऐसे सजेशन देने की बजाय क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि बहुत सारे लोग आपको सुन सकें और आपकी बातों से फायदा उठा सकें, आपके अनुभव से फायदा उठा सकें। तो इसलिए ये प्रयोग करने की मैंने सोची है और इसका क्या रिएक्शन है, कितना लाभ उठा मिल पाता है, कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचता है, ये तो आप लोग ही निर्णय करेंगे। साथियों, मैं जहां भी बोलने जाता हूं, जिस भी सेमिनार में मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स देता हूं। और आप जब भी कोई सिनेमा देखने जाते हैं या कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसके पहले एक डिस्क्लेमर आता है, एक वैधानिक चेतावनी आती है। वो वैधानिक चेतावनी इस प्रकार होती है कि इस सभी पात्र और घटनाएं इस फिल्म में जो आप देखने जा रहे हैं, सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी अगर इसकी किसी कोई पात्र और इसकी कहानी कहीं से अगर मैच करती है तो ये केवल एक संयोग मात्र है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं ईमानदारी से अपने किसी भी प्रोग्राम को जब मैं करने जाता हूं, सेमिनार को करता हूं, तो वहां भी मैं कुछ वैधानिक चेतावनी आपको देना चाहता हूं, डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। निवेदन है मेरा। पहली चीज तो ये है कि मैं जो भी बातें कहूंगा, जो भी बातें आपसे शेयर करूंगा, उसमें सभी पात्र और घटनाएं सब कुछ वास्तविक हैं, उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है और इसका वास्तविकता से ही संबंध है। इसमें 1% भी कहीं से कुछ चीज काल्पनिक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस विषय का, जैसा कि मैंने फेसबुक पर जब मैंने इस बात को लिखा था तो भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं इस विषय का कोई पूर्ण ज्ञाता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस विषय में कोई मास्टरी हासिल किया हुआ व्यक्ति हूं जिसको सब कुछ पता है और वो कि अपने पूर्णतः विशेषज्ञ होने का दावा करता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इस परीक्षा के 3-3 साक्षात्कार में शामिल हुआ है, लगातार अपने 3 प्रयासों में साक्षात्कार में शामिल हुआ है, उसे इस परीक्षा का कुछ न कुछ अनुभव जरूर है। और सबसे रोचक बात यह है कि हर बार के साक्षात्कार में नंबर बढ़ते चले गए हैं, अपने खुद से प्रयोग किए गए हैं तो नंबर बढ़ते चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ एक आपको कहीं ना कहीं बेसिक फंडा जरूर मिला होगा। वो मैं आपसे अगर ईमानदारी से शेयर करूं तो क्या पता वो आपके भी काम आ जाए। तीसरी बात यह है कि तीसरा डिस्क्लेमर मेरा ये है कि आप में से जितने लोग सुन रहे होंगे वो अलग अलग लेवल के होंगे, अलग अलग स्तर पे, तैयारी के अलग अलग स्तर पे होंगे। हो सकता है कुछ लोग तैयारी के प्रारंभिक स्टेज में हो, जो अभी योजना बना रहे हो कि इस बार उनको एग्जाम देना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बार के साक्षात्कार में बैठ रहे होंगे। तो मेरा निवेदन बस इतना है कि आप मेरी सारी बातों को अपने हिसाब से, अपने जो भी आपकी योजना होगी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी आपने बनाई होगी, आप उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी चीजों को आप एसिमिलेट करेंगे, मेरी बातों को अपनी योजना में शामिल कर लेंगे। आप कभी भी ये ना समझें कि मैं जो कह रहा हूं वो आपकी योजना से बेहतर हो सकता है, या मैं जो कहूं वो अल्टीमेट कोई रास्ता है जिसमें आप अपने आप को दरकिनार कर दें और मेरी ही बातों को माने। ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपनी योजना में मेरी कुछ अच्छी बातें अगर आपको लगती हैं तो उसको शामिल करें और उस शामिल करने के साथ आपकी योजना और ज्यादा मारक होगी और ज्यादा प्रभावी होगी। तो ये मेरे 2-3 डिस्क्लेमर हैं। इसके साथ अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य है, शायद इस उद्देश्य से आप सहमत होंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है
कि संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार को तीसरा स्टेज बनाया गया है, तीसरा और अंतिम स्टेज बनाया गया है। प्रीलिम्स होता है, मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है। लेकिन साथियों, मेरा ये पूरी तरह से मानना है और मेरा ये इस बात पर मैं दृढ़ हूं कि इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले, अगर आप तैयारी के प्रारंभिक स्थिति में हैं, तो सबसे पहले आपको तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए साक्षात्कार से। क्योंकि इसकी वजह क्या है, आप पूरी तरह कन्विंस होंगे अगर मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं तो, कि ये पूरी की पूरी परीक्षा सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, पूरी की पूरी परीक्षा ही आपके पर्सनालिटी के ही इर्द गिर्द घूमती है। इस सेवा में तैयारी करने के समय से लेकर के और चयनित होने के बाद तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप जीवन में आपको चीजों को लेकर के नजरिया क्या है, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप अलग अलग लोगों से कैसे डील करते हैं, आपके अंदर कितनी संवेदनशीलता है। तो ये पूरी की पूरी परीक्षा तो आपके पर्सनालिटी का ही टेस्ट है। तो इसलिए पहले दिन से, एग्जामिनेशन के पहले दिन से ही आपको पहले अपनी पर्सनालिटी पे ही अगर आप काम करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। साथियों, जो लोग इस एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं, जो लोग इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, उनको पता होगा कि ये परीक्षा बाकी परीक्षाओं से कितनी अलग है। ये सेवा है, सिविल सेवा कहा जाता है, जिसमें चयनित होकर के आप लोक सेवक बनते हैं। अगर आप परीक्षा के प्रारंभिक स्टेज को देख लें, जिसे प्रीलिम्स आप कहते हैं, प्रीलिम्स को ही देख लीजिए, तो प्रीलिम्स में सवालों का स्तर जिस तरीके से होता है, क्या वो प्योरली फैक्चुअल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। साथियों, आधे आधे पेज के सवाल होते हैं, आधे आधे पेज के सवाल होते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें पहले बताई जाती हैं, पहले समझाई जाती हैं। कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि सवाल मेरे से पूछा जाएगा या मुझे कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो और लास्ट में जाकर के वो सवाल दागा जाता है आपके ऊपर। वो एक्चुअली आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को ही जज करने लगता है। साथियों, अगर आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखें, मुख्य परीक्षा के प्रश्न क्या साधारण प्रश्नों की तरह होते हैं? बिल्कुल नहीं है। मुख्य परीक्षा में आपको अगर कोई सवाल देखिए, सवाल के पूछने का तरीका देखिए। जैसे पूछा जाएगा कि अमेरिका और चाइना के रिश्तों में एक अलग तरह की तनातनी देखी जा रही है, अलग अलग तरह का तनाव देखा जा रहा है, अभी हाल ही में ये हुआ, हाल ही में वो हुआ, दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। लास्ट में फिर आकर के आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इससे भारत और चीन के संबंधों या भारत अमेरिका के संबंधों में कोई लाभ पहुंच सकता है या कुछ नुकसान होता है? कुल मिला करके घूम फिर करके बात फिर आपके ऊपर आ जाती है, क्या आपको नहीं लगता? मतलब है साथियों कि ये पूरी की पूरी परीक्षा आपकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूमती है और उसका चरमोत्कर्ष होता है साक्षात्कार परीक्षा में, जबकि आप चार या पांच लोगों के सामने, बोर्ड मेंबर्स के सामने आप सीधे जाकर बैठते हैं और आपसे आमना सामना होता है, आपसे बातें की जाती हैं और वहां पर आपका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष साक्षात्कार आपका पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं बार बार जोर देना चाहूंगा, मैंने कहा था कि जो लोग इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं उनके लिए यह उपयोगी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर इस परीक्षा के बारे में प्रारंभिक योजना बना रहा है तो मैं ये कहूंगा कि उसके बारे में, उसके लिए ये वार्ता सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि मैं किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रगल को, किसी भी टारगेट को, किसी भी सपने को पूरा करने का या उसके लिए स्ट्रगल करने का मेरा एक अपना अलग तरीका रहा है। मैं बचपन से ही फिलॉसफी मुझे बहुत प्रिय रहा है और फिलॉसफी को कभी यूपीएससी में भी जाकर के मैंने फिलॉसफी लिया, जबकि मेरी कोई एकेडमिक बैकग्राउंड कहीं से भी फिलॉसफी की नहीं रही है। फिलॉसफी मुझे इसलिए पसंद है सिर्फ क्योंकि फिलॉसफी सभी, कहा जाता है फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल द डिसिप्लिन। फिलॉसफी सभी विषय की, इतिहास, भूगोल, दर्शन, अर्थशास्त्र, आपका जीवन, हर चीज की मदर है। हर चीज की जड़ में जाकर आप जाएंगे तो फिलॉसफी है। अगर आप किसी भी चीज की फिलॉसफी को समझते हैं, किसी भी समस्या की फिलॉसफी को समझते हैं, कोई परीक्षा है उस परीक्षा की फिलॉसफी को समझते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए तैयारी करना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं जहां भी लोगों को समझाने जाता हूं, जहां भी मैं लोगों से बात करता हूं, खास करके विद्यार्थियों से, मैं उस परीक्षा में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो मेरे लिए सेकेंडरी बात होती है। मेरे लिए हमेशा ये प्राइमरी बात रही है कि आप उस परीक्षा के दर्शन को समझें, आप उस परीक्षा की बेसिक फिलॉसफी को समझें। बेसिक फिलॉसफी आप समझते ही आप उस परीक्षा का उद्देश्य समझना शुरू करते हैं।
उद्देश्य आप जब समझ जाते हैं, आपको जब बिल्कुल ये पानी की तरह साफ हो जाता है कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं, आप जो बातें करने जा रहे हैं, वो किस लिए होने जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, आपके लिए बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं कि आपको आगे का रास्ता कैसे चुनना है। मैं इंटरव्यू को क्यों रखा गया है, साक्षात्कार को इस परीक्षा में क्यों रखा गया है, मैं उसकी बेसिक फिलॉसफी की ही बात करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में। क्योंकि एक आपसे निवेदन और करना चाहता हूं कि मैं इस बारे में मैं आपसे कैसे क्यों बात कर सकता हूं, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपसे किस लिए बात कर सकता हूं। साथियों, मेरा जो भी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा फायदा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबसे ज्यादा फायदा उस व्यक्ति को पहुंचाएगा, उस स्टूडेंट को पहुंचाएगा जो तथाकथित सभी अच्छे बेहतरीन साधनों से दूर है, जो कहीं दूर दराज के किसी गांव में रहता है, जिसको कुछ नहीं आइडिया है, कुछ नहीं पता है किसी एग्जामिनेशन की एक एक सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, गांव में है, सपने बड़े हैं, ताकि उसे मैं उसके लिए ज्यादा मददगार हूं। ये ऐसा इसलिए साथियों, क्योंकि मुझे जो लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप श्रोताओं में से, मुझे नहीं पता आप किस बैकग्राउंड के लोग हैं, कितने पिछड़े हुए बैकग्राउंड के लोग हैं या कितने आगे बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन मैं इतना जरूर दावे से कह सकता हूं कि जो सुनने वाला, जो सबसे पिछले बैकग्राउंड का व्यक्ति अपने आप को समझता है, मैं उनमें से एक रहा हूं, मैं वहां से चल के आया हूं। मैंने अपने जीवन का, अपने हायर एजुकेशन की ज्यादातर पढ़ाई मैंने छप्पर के घर में पूरी की है, जिसमें बेसिक सुविधाएं नहीं थी, जिसमें बिजली नहीं थी, पुआल पे बैठ करके लालटेन की रोशनी में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, सारी साधन और सुविधाओं से दूर। तो इसलिए जब भी इसमें से जो सबसे लास्ट पायदान पे, सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, वो मेरे इस वीडियो को देख करके सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करे कि अगर हमारे बीच से निकला हुआ लड़का, हमारे साथ से निकला हुआ लड़का अगर आज उस परीक्षा को पास कर सकता है, एक बड़ा सपना देख सकता है, तो मैं क्यों नहीं देख सकता हूं। इसीलिए मैं लाइव आके बोल रहा हूं, ये एक दस्तावेज की तरह बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो पूरी तरह से सत्य है। तो इस बैकग्राउंड का आदमी अगर ऐसा सोच रहा है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते। साथियों, ये एक पृष्ठभूमि है जिससे कि आप इस पूरी बात को मैं जहां जिस तरीके से कहना चाहता हूं, जिस पर्पस से कहना चाहता हूं, आप वैसे इस बात को समझ पाए। साथियों, एक बड़ी भावुक और बड़ी ही इंकरेजिंग बात मैं आपसे कहूंगा, जिससे कि उसके बाद फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जब मैं दिल्ली तैयारी करने गया था, और दिल्ली तैयारी जाने के बाद से मुझे जिस व्यक्ति ने रूम दिलवाया था, उन्होंने कहा कि यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, यहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है। कमरा खुलते ही मैंने ट्यूबलाइट की रोशनी देखी और मुझे बताया गया कि यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। साथियों, ऐसे दुर्दिन में मैंने पढ़ाई की है, ऐसे खराब स्थिति में मैंने पढ़ाई की है, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की है। लालटेन की बाती को काटने में मास्टरी मेरी हासिल हो गई कि लालटेन की बाती को कैसे काटा जाए कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी रहे। हमेशा मैं सोचता था कि मेरी पढ़ाई में अगर 24 घंटे बिजली ऐड हो गई तो क्या कमाल हो जाएगा। और मैंने जाते ही उस व्यक्ति से कहा कि अगर यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है तो मैं दुनिया का कोई भी टारगेट पूरा कर सकता हूँ, यूपीएससी तो बहुत छोटी चीज है। मतलब एकदम मैं खुश हो गया, मैं बिल्कुल इतना इमोशनल हो गया कि अगर यहाँ बिजली है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, 24 घंटे लाइट मिल गई तो साथियों, इसके साथ में इस कार्यक्रम में मैं बेसिक फिलॉसफी की जो मैं बात कह रहा हूँ, सबसे पहली बात यह है कि ये भारतीय सिविल सेवा है। दिस इज अ सर्विस, नॉट अ जॉब। जॉब भी है, क्योंकि जॉब के जो एलिमेंट है वो इस सर्विस में भी आते हैं, लेकिन मूलतः ये सेवा है। और ये सेवा है, इसमें आप जब जाते हैं तो आप केवल एक डॉक्टर, इंजीनियर या एक टीचर से आपका कहीं एक जो आपका जो नजरिया होना चाहिए, आपका जो एक विस्तार होता है, आपका जो कार्य क्षेत्र होता है, इससे कहीं ज्यादा विस्तृत हो जाता है। आपकी रोज पब्लिक डीलिंग होती है, आपको देश के किस कोने में भेजा जाएगा आपको नहीं पता है, आपको किन किन लोगों से पाला पड़ेगा आपको नहीं पता है, आपको हमेशा जनता, पीपुल ओरिएंटेड होना होता है। तो ये एक सेवा है, ये एक जॉब नहीं है। तो आपके काम का स्वरूप ऐसा है कि इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होनी ही चाहिए, और आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। साथियों, जब मैं विद्यार्थी था तो
मैं अपने जिलाधिकारी, अपने जिले के जिलाधिकारियों के कार्यालय पर कभी कभी अगर मैं गया हूँ, या गोरखपुर में मैं पढ़ाई करते हुए डीएम कार्यालय पे कभी गया हूँ, तो मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा कभी कभी कि डीएम साहब अंदर बैठे हैं या एसडीएम साहब अंदर बैठे हैं, बाहर जो है दुनिया भर की धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और ऑफिसर को गाली दी जा रही है, ऑफिसर पर दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जब मैं उस अधिकारी के पास गया, तो बिल्कुल शांत माहौल में वो बैठ करके अपना काम कर रहा है, उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, उसके चेहरे पे कोई दबाव नहीं है। मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा है उस समय कि सर ये तो बड़ा डिस्टर्बिंग है, ये लोग क्या क्या बोले जा रहे हैं, कितने गलत गलत आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या आपके बारे में कहा जा रहा है। तो मुझे उस समय जो जवाब मिला वो ये मिला था कि हमें इसे हम अगर इस पे ध्यान देंगे कि मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मैं यहाँ कोई लीडर नहीं हूँ, मुझे किसी का वोट नहीं लेना है, मुझे बस इस पर मुझे बस इस पर फोकस करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सोल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ। साथियों, आप जिस भी स्थिति में हैं, कृपया इस बात की कल्पना करें कि क्या आप किसी कमरे के अंदर अपने घर के अंदर बैठे हैं, बाहर आपके घर के बाहर अगर 50 लोग आपके विरुद्ध उल्टी सीधी बातें कह रहे हों, अगर आपके बारे में गालियां दी जा रही हों, आपके बारे में डिस्टर्ब कर देने वाली चीजें कही जा रही हों, तो क्या ये इतना आसान है कि आप बिल्कुल शांत भाव से उस बात को झेल सकें? इसको जरा कल्पना करके देखें। लेकिन अगर आप इस सिविल सेवा के सदस्य बनने आ रहे हैं, सिविल सेवा का सदस्य बनने का आपका सपना है, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको उतना स्ट्रांग अपने अपने आप को अंदर से करना पड़ेगा कि मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा कहती है, जो मेरा नैतिक दायित्व है, जो मेरी ड्यूटी है। आप जब सिविल सेवा सेवक बनते हैं और आप जब सुबह घर से निकलते हैं, साथियों, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आपको पूरे दिन भर में क्या क्या चीजें झेलनी पड़ेंगी। आपको आपको किसकी धमकी सुननी पड़े, आपको किससे हॉट टॉक आपकी हो जाए, कौन आपके ऑफिस में आकर के रोने गिड़गिड़ाने लगे, तो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एक चीज डिसाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक अपना कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने की चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा दिमाग हर परिस्थिति में इतना शांत रहेगा, हर परिस्थिति में इतना कूल रहूंगा मैं, ताकि मैं उस परिस्थिति को सही तरीके से एनालाइज कर सकूं और उस परिस्थिति में सही रास्ता निकाल सकूं। साथियों, मैं बेसिक दर्शन की बात कह रहा हूं, लेकिन आप प्लीज इसको नोट करते जाएं, क्योंकि आपको इसके साथ ही यह पता चलने लगेगा कि आपको एक्चुअली क्या क्या करने की जरूरत है साक्षात्कार में। दूसरी चीज ये है कि साक्षात्कार में बैठे 4-5 लोग आपकी किन किन चीजों को चेक कर सकते हैं। चेक करने की लिस्ट बहुत लंबी है, और ये इंटरव्यू किसी भी अनिश्चित दिशा में जा सकता है, लेकिन वो बेसिक चीजें जिनको मैंने अपने अनुभव से फील किया, जिनको मैंने महसूस किया, और जिनको मैंने अप्लाई करके लगातार बेहतरीन नंबर हासिल किए, आप उन कॉमन बातों को तो जरूर समझ लें। इन बेसिक फिलॉसफी से ही आपको तैयारी की दिशा और दशा तुरंत निश्चित हो जाएगी कि आपको अंदर अपने क्या क्या चीजों की रिव्यू करने की जरूरत है। पहली चीज जो मैंने एक फिलॉसफी इसकी जो पहली मैंने बताई कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चीज में, किसी भी अनिश्चय की स्थिति में, जब आपको सुबह अपने ऑफिस में बैठते हुए बिल्कुल भी ना पता हो कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपके सामने कौन सी परिस्थिति आने जा रही है, तो उस परिस्थिति से खुद को डील करने का और सक्षम तरीके से सही निर्णय तक पहुंचने के लिए आपके पास एक शांत मस्तिष्क की जरूरत है। तो इसलिए इस पूरे परीक्षा में, इंटरव्यू की तैयारी में, पहली चीज ये ध्यान रखिए कि आप अपना दिमाग हर परिस्थिति में, हर स्थिति में शांत रखेंगे, चाहे जो भी परिस्थिति है। परिस्थितियों को आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस परिस्थिति में अपने आप को शांत रख करके मैं बेस्ट डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। तो अपने नेचर को खंगालिए। अब ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं ये बातें इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो मैं कोई जन्मजात स्वामी विवेकानंद था और जन्मजात मेरे अंदर कोई ऐसी प्रतिभा थी, कुछ नहीं थी। लेकिन बस मैंने ये महसूस किया है कि अगर जिस लड़ाई में आप जा रहे हैं और जितनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर आप जा रहे हैं, आपके अंदर उतनी क्वालिटीज कहीं न कहीं से आनी चाहिए, या लाने का प्रयास तो आपको करना ही करना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए मेरी जो पहली फिलॉसफी, मैंने जो पहला स्टेज बताया, उस स्टेज का मतलब बस इतना है कि आपके अंदर एक मजबूत और एक फर्म व्यक्तित्व होना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संयमित रख सके, किसी भी परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय इतना शांत रहे कि वह चीजों को एनालाइज करे, चाहे स्थिति जैसी भी हो, और उसमें वो ये समझे कि मैं इस कुर्सी पर बैठ करके, इस सीट पर बैठ करके मैं क्या कर सकता हूं,
क्या मैं बेहतर से बेहतर अपना दे सकता हूँ। साथियों, मैं इस अगर आप पहले स्टेज को आपने पार कर लिया है, तो जो इस इंटरव्यू का दूसरी जो फिलॉसफी है, जो दूसरा अप्रोच है, मैं उसकी बात करूंगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हम अपने अपने अगर भारत देश का अगर स्वभाव स्वरूप देखें, अगर आप उत्तर में कश्मीर से लेकर के अगर आप कन्याकुमारी जाएं, या गुजरात से लेकर के आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, तो आप देखेंगे कि भारत अपने आप में बहुत सारी संस्कृतियों का, बहुत सारे समाज का एक अलग तरह का मिश्रण है। इतनी ज्यादा बहुलवादी संस्कृति मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी देश में होगी। और इतनी विविधता वाला देश है कि एक एक छोर का खान पान, एक छोर का रहन सहन, एक छोर की संस्कृति दूसरे छोर के रहन सहन खान पान से उलट हो सकती है, अलग हो सकती है, जो आपके लिए बिल्कुल अजूबा है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, सबसे ज्यादा हमारी ताकत यही है। इतनी बहुलवादी संस्कृति को साथ लेकर के, तमाम उतार चढ़ाव को झेलते हुए हम आज भारत जो है विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र है। आप इस बहुलवादी संस्कृति के संरक्षक बनने जा रहे हैं, संरक्षक बनने या उसकी संरक्षा करने में एक मजबूत सहयोग करने जा रहे हैं। दोस्तों, सिविल सेवा के इंटरव्यू में रिजल्ट आने तक आपको बिल्कुल नहीं पता है आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल नहीं पता होती है कि सिलेक्शन के बाद आप देश के किस कोने में सेवा देने जा रहे हैं, आप किस कोने में आपकी पोस्टिंग होनी है, कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है, ये आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए आपके मन में, आप अगर सिविल सेवक हैं तो आपको इस बहुलवादी संस्कृति को एक रूप में देखना पड़ेगा, और वो ये है कि इसकी बहुलवादी संस्कृति और इसकी विविधता का मैं संरक्षक हूं। मुझे इसके प्रति एक खुले दिल से हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए, किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। और अलग अलग धर्म, जाति, सभ्यता, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल हैं, और साथियों, आपको उस बागीचे का माली पोस्ट किया जा रहा है। आपको उस बागीचे में उन फूलों को पानी दे करके उनको विकसित होने का आपको अधिकार दिया जाएगा। इसलिए सेकंड चीज ये है कि आपके मन में भारत की बहुलवादी संस्कृति, मल्टी कल्चरलिज्म जिसको कहते हैं, उस कल्चरलिज्म के प्रति बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अप्रोच होना चाहिए। आपको किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के प्रति या उनकी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, और आप सबके प्रति बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव रहना है, और आपको उस चीज की हिफाजत भी करनी है। इसलिए अपने मन में ईमानदारी से जांच लीजिए कि आपके अंदर कहीं भी अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी किसी संस्कृति को लेकर के, किसी सभ्यता को लेकर के कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, हो सकता है हमारे मन में किसी चीज को लेकर के कोई पूर्वाग्रह हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो उसको पूरी तरह से अंदर जांच करके उस चीज को खत्म कर दें, ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे जब कोई बात करे तो आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, कोई आपके मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जो उनके लिए नागवार गुजर जाए। तो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और अपने इस विशिष्ट स्वरूप को जो इस हमारे लोकतंत्र का है, इसकी खूबसूरती और उसकी खूबसूरती, जैसा मैंने कहा कि वो विविधता ही इसकी खूबसूरती है, उसको आपको संरक्षण करने के लिए आपको माली नियुक्त किया जाएगा। इसलिए आपके मन में हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आपने श्लोक पढ़ा होगा, इस तरह की भावना आपके मन में आनी चाहिए। किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं, किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं, आपको बस उस विविधता का संरक्षण करना है, उस खूबसूरती को आपको बढ़ाना है। तीसरी चीज ये है कि तीसरी फिलॉसफी अगर मैं कहूं तो वो ये है कि इस पद पर जब आप सिविल सेवक बनते हैं, तो मैं तो इस पद पर लोगों को आपसे कितनी उम्मीदें होती हैं आपने महसूस किया होगा, खास करके जो लोग गांव देहात से आते हैं। हम लोग गांव से थे, और जब कोई ऑफिसर कहीं से गुजरता था या ऑफिसर आपके गांव में आ गया तो मतलब बिल्कुल भगवान जैसा दिखता था वो हमें, हम अधिकारी को देखने के लिए जाते थे। मैं तो अभी ग्रेजुएशन तक के कोई अगर अधिकारी, कोई आईएएस अफसर अगर मुझे देखने को मिल जाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मैं इतना रोमांचित हो जाता था, लगता था मैं किसको देख रहा हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे देश का स्वरूप कुछ ऐसा है कि भारतीय ब्यूरोक्रेट से, भारतीय अधिकारियों से जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है कि
ये मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरे मेरे पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो साथियों आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपके पास बहुत सारे लोग आपको आपसे मिलने आएंगे, आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, आपसे बहुत सारी उम्मीदें लेकर आएंगे। इसलिए नंबर 3 है कि आपको बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव इंसान बनना पड़ेगा, बहुत ही संवेदनशील इंसान, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना आपके पास कौन क्या अपनी समस्याएं लेकर आएगा, वो किस भाषा में बोल रहा है, वो किस तरीके से बोल रहा है, हो सकता है सब कुछ आपके लिए अजूबा है, लेकिन एक लैंग्वेज होती है प्रेम की और एक लैंग्वेज होती है संवेदनशीलता की। अगर आप उस किसी भी व्यक्ति को लेकर के, ह्यूमैनिटी को लेकर के, अगर आप मानव मात्र के प्रति लेकर के आपके मन में सहजता है, आपके मन में संवेदनशीलता है, तो आप निश्चित रूप से उसकी बातों को बहुत ही धैर्य से सुनेंगे, बहुत ही धैर्य से समझेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ऐसी समस्याएं लेकर आते हैं जो हमसे रिलेटेड भी नहीं होती, वो हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि इस समस्या का समाधान लेने हमको कहाँ जाना है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी समस्या में घिरे हुए व्यक्ति की बातों को केवल अगर सुन लें, केवल अगर उसकी बैठा करके और उसकी बातों को सुन लें, और कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चीजें हैं, उसके उसके दुख दर्द वो हल्के महसूस करता है। आपने भी देखा होगा कि सुन लेना भी एक कला है, लेकिन वो सुन लेना आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर उतना पेशेंस हो, आपके अंदर उतनी संवेदनशीलता हो कि मुझे इस व्यक्ति को सुनना है। नंबर 3 फिलॉसफी ये है कि साथियों, आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को लेकर के, लोगों की समस्याओं को लेकर के। आप अपने अंदर ईमानदारी से जांचिए कि लोगों की तकलीफें सुन करके, देख करके आप कितना ज्यादा द्रवित होते हैं, आप कितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है कि आप उनकी बातों को सुनने समझने को तैयार हैं। साथियों, चौथी बात यह है कि एक सिविल सेवक को अपने आसपास के माहौल, आसपास के वातावरण के प्रति बहुत ही सजग और सचेत होना चाहिए। भारत के बाकी व्यवसाय, भारत के बाकी जॉब से सिविल सेवा इस मामले में अलग है कि यहाँ पर देश दुनिया में क्या चल रही हैं चीजें, देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपको हमेशा, आप उन चीजों से कभी भी कट के नहीं रह सकते। आप कभी ये नहीं कह सकते कि अगर आर्थिक मंदी का कोई लक्षण दिख रहा है तो मुझे इससे क्या करना है, या अगर आपको अमेरिका ने H1B वीजा में कुछ परिवर्तन किए हैं तो हमें क्या फर्क पड़ते हैं। मित्रों, आप अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। आपको देश, दुनिया, राजनीति, हर चीजों में आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, आपको आंख आंख और कान दोनों खुले रखना है। हमेशा उस चीज को के प्रति आपको चौकन्ना रहना है। इसकी परिणति, अगर इसका व्यवहारिक पहलू मैं साक्षात्कार की बात करूं, तो साक्षात्कार में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वर्तमान समय में देश दुनिया में चल रहे तमाम राजनीतिक आर्थिक खबरों को अच्छी तरह समझते हों, उनके प्रति सजग हों। कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी ना हो जिसके बारे में इंटरव्यू बोर्ड अगर आपसे कहे तो आप ये कहें कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये एक ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए मुझे पता है कि अगर आप मुख्य परीक्षा दे करके साक्षात्कार तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से इस पॉइंट के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर कोई प्रारंभिक स्टेज का भी विद्यार्थी इस बात को सुन रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको आज से, अभी से अपने वातावरण के प्रति सजग होना है, अपने वातावरण के प्रति बहुत चैतन्य रहना है, क्या चीजें चल रही हैं उस पर उसको ध्यान रखना है, और करंट अफेयर्स की जो भी घटनाएं हैं उसका अपना एनालिसिस करना। मित्रों, एक बात इसमें और भी है कि घटनाएं सिर्फ जानना और सजग होना नहीं है, घटनाओं के प्रति आपका नजरिया, आपके नजरिए में एक आम आदमी से आपसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। किसी भी घटना के, आप ध्यान देंगे कि किसी भी घटना को अगर आप सतही तौर पे अगर पढ़ते हैं तो आपको पहली बार में कुछ और समझ में आता है, लेकिन अब अगर आप उसको गहरा एनालिसिस करते हैं, उसको एक दूरदृष्टि के नजरिए से जब देखना सुनना शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि इसके तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मैंने पहली बार में ध्यान ही नहीं दिया था। मित्रों, एक सिविल सेवक के तौर पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि एक आम आदमी से ज्यादा गहराई में जाकर के आप चीजों को समझें। मतलब ये है, आपका आउटलुक थोड़ा सा विशिष्ट होना चाहिए, आपका आउटलुक बाकी लोगों से कुछ मायनों में अलग होना चाहिए, जिससे कि आप उसके मतलब एक दूरदृष्टि का नजरिया होना चाहिए कि इस घटना के वर्तमान पहलू तक सीमित ना रह करके आप उसके भविष्य पे भी पड़ने वाले असर को विश्लेषण कर सकें। इसलिए आपको हमेशा ही अपना अप्रोच एनालिटिकल रखना है, बैलेंस्ड रखना है और सकारात्मक रखना है। साथियों,
मैं जो एक अंतिम फिलॉसफी की जो बात कहूंगा कि आपको मैंने कहा कि ये सेवा है, आपको बाकी लोगों का ख्याल रखना है। अब मैंने आपको कहा कि आपको देश दुनिया के प्रति सजग रहना है, आपको लोगों के प्रति संवेदनशील रहना है, आपको भारत की बहुलवादी संस्कृति इसका संरक्षण करना है। लेकिन एक सबसे बेसिक चीज इसमें क्या छूट रही है? एक सबसे बेसिक चीज क्या है? वो चीज ये है कि आप दूसरों का ख्याल तभी रख पाएंगे जबकि आप सबसे पहले अपना ख्याल रखते हो। कोई भी व्यक्ति दूसरे की सेवा को तभी कर सकता है जब वो पहले अपनी सेवा करे। पर अगर आप अपनी सेवा, क्या कहा जाता है कि अपना सुधार, अपना विकास संसार की सर्वोत्तम सेवा है। तो इन सारी स्ट्रेटजी का, सारी फिलॉसफी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप अपने आप को सही ना रखते हो। अपने आप को सही रखने का मतलब ये है आपका बेसिक स्वास्थ्य कैसा है, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका चीजों को लेकर के एटीट्यूड कैसा है, आप खुद के प्रति कैसे हैं। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद के प्रति संवेदनशील हैं, खुद के स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखते हैं, खुद के अपीयरेंस पर ध्यान रखते हैं, तभी आप बाकी चीजों को ध्यान पे रख पाएंगे। इस सलाह का व्यवहारिक पहलू क्या है? इस सलाह का व्यवहारिक पहलू ये है कि आप इंटरव्यू में जब प्रवेश करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मैं क्या पहनूं, सर मैं टाई लगाऊं ना लगाऊं, सर मेरा मई में मेरा एग्जाम होने जा रहा है तो क्या मैं स्पोर्ट पहनूं या ना पहनूं। तो ये इन चीजों का सोल्यूशन आप तब निकाल सकेंगे, आप उस चीज को देखिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं। और आपका अपीयरेंस कैसा है? आपको हमेशा ही प्रसन्नचित्त होना चाहिए। साथियों, एक सलाह मैं हमेशा आपको देना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में आप हमेशा मुस्कुराना सीखें। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें, चाहे कोई घटना आपके फेवर की हो, कोई घटना आपकी फेवर की नहीं हो, आपकी तारीफ हो रही हो, आपको गालियां पड़ रही हो, लेकिन आप हमेशा ही कोशिश करें कि आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहे। और चेहरे पर हल्की मुस्कान तभी रह पाएगी जब आप अंदर से स्वस्थ हैं, आप अंदर से प्रसन्न हैं। तो मेरा इस परीक्षा की फिलॉसफी में अंतिम पॉइंट ये है जो सबसे ताकतवर है। बाकी पॉइंट के बारे में आप कुछ ना कर पाइए, मैं एक बात कह रहा हूं, वैसे तो आपको सारे बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे आप बाकी पहलुओं पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो और केवल आप अंतिम पहलू पर ही अगर आप ध्यान रखें कि आप अपना ध्यान रखें, खुद में अंदर प्रसन्न रहें, खुद में स्वस्थ रहें, आपका अपीयरेंस बहुत ही प्लेजेंट हो, तो आप इंटरव्यू में आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आने जा रही है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू के बारे में, साक्षात्कार के बारे में बेसिक फिलॉसफी है। अगर आप इस फिलॉसफी को समझते हैं तो मेरी गारंटी है कि इंटरव्यू का पूरा डर आपके मन से निकल जाएगा। डर इसलिए निकल जाएगा क्योंकि आपके बारे में क्या देखा जाना है, आपके बारे में 4 लोग जो बैठे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं। साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर इंटरव्यू के बारे में, मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ, दिल्ली में तैयारी के दौरान रहा हूँ, अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले टैलेंटेड लड़कों के भी मन में एक अजीब तरह का खौफ छा जाता है। जैसे जैसे इंटरव्यू पास आता है आपके मन में एक डर बैठ जाता है। आप जब उनके सामने लगता है कि क्या पूछ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ, क्या कर दिया जाएगा। तो ये कहना सुनना जितना आसान है, मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि ये बोलना बताना जितना इजी है, जितना आसानी से मैं आपसे कह ले रहा हूँ, जब इन सारी चीजों को अपने अपने आप में एसिमिलेट करेंगे, जब इसका कंप्लायंस करेंगे, आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उतनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उपाय कोई नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैंने एक बेसिक फिलॉसफी की बात की कि बेसिक फिलॉसफी को आप समझेंगे तो आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। आप हमेशा ये समझेंगे कि जो मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे मारने पीटने को नहीं बुलाया जा रहा है। उनका बेसिक पर्पज आपको बेइज्जत करना नहीं है, वो आपको मारने पीटने नहीं जा रहे हैं, आपको मानहानि नहीं करने जा रहे हैं। एक्चुअली उनको इस परीक्षा के लिए जिस चीज की तलाश है, जो चीज वो आप में ढूंढना चाहते हैं, जो चीज आप में देखना चाहते हैं, आपको बस सिंपल सा इतना करना है कि आपको उन बातों का ध्यान रखना है। मैं सारी बातों को, अगर मैं बेसिक फिलॉसफी को मैं एक बार फिर रिपीट करूं, एक बार अगर उसको मैं समराइज करूं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक ऐसी सेवा में जा रहे हैं जिसमें आपको किसी भी परिस्थिति में आपको यहाँ पर अपना कोल्ड स्टोरेज डिस्टर्ब नहीं होने देना है। कोई भी ऐसी घटना ना हो जो आपको एग्रेसिव कर सके,
आपको गुस्सा दिला दे, कोई भी घटना ऐसी ना हो जिससे आपके चेहरे पे निराशा छा जाए। मतलब हमेशा एक कोल्ड स्टोरेज वाला दिमाग होना चाहिए। साथियों, गीता में इसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो आसपास के वातावरण से शांत अपना अपने आप में स्थिर हो जाता है, जो हर परिस्थिति में शांत रह करके अपना निर्णय ले सकता है। दूसरी चीज ये है कि भारत की बहुलवादी समाज संस्कृति के प्रति आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो साथियों आपको बहुत ही प्रसन्नता से और आपको इसी नजरिए से उसका जवाब देना चाहिए कि उस चीज का स्वागत करना है। आपको उस चीज को आपको ये दर्शा देना है, आपको इंटरव्यू बोर्ड को दिखा देना है कि हाँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है और मैं इस बाग का माली बनने की योग्यता रखता हूँ। मैं उस विविधता और उसके संरक्षण को, दुर्भाग्य से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जातीय नस्लीय हिंसा या धर्म जाति के प्रति दुर्भावना का माहौल देश में बनता है। आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है। आपको ये बताना है कि इन चीजों को सहेज करके ही आप भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रख सकते हैं। तीसरी चीज है कि लोगों की उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। लोगों के प्रति आपको बहुत संवेदनशील होना है। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए, आप हर किसी की बात को सुन सकें, समझ सकें। इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके धैर्य की परीक्षा करेंगी, जो कि आपके आपके धैर्य को चेक करेंगे कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप किसी सवाल का सही जवाब दे रहे हैं, बोर्ड मेंबर ऐसा मुंह बना सकता है जैसे आपको देख के लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। वो अपने अपीयरेंस से ये आपको जांच करने की कोशिश भी कर सकता है कि आपके विपरीत परिस्थितियों में आप क्या घबरा जाते हैं या आप क्या शांत रह पाते हैं या आपके चेहरे की मुस्कान बनाए रख पाते हैं। चौथी चीज वही कि अपने आसपास के वातावरण को लेकर के कितने सजग हैं। करंट अफेयर्स के रूप में नियमित रूप से घटनाओं पर आपकी कैसी नजर है और उस घटना को आम आदमी से आगे बढ़ करके आप कैसा समझ सकते हैं, उसकी जो दूर दराज पे पड़ने वाले जो इम्प्लीकेशन है, उसको समाज के डेली लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है, आपको उस तरीके से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। और एक अंतिम बात कि हर परिस्थिति में बेसिक आप हैं, बेसिक आपकी पर्सनैलिटी है। आप अपना कितना ख्याल रखते हैं, आप कितना प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं, आप हर परिस्थिति में चेहरे पर मुस्कान बनाए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। चेहरे का मुस्कान एक ऐसी बड़ी ताकत है जो संसार की बहुत सारी समस्याओं को तो ऐसे ही आपका समाधान कर देती है। कोई भी आदमी किसी भी गुस्से में आए, कोई भी आदमी किसी भी मूड में आता है और अगर आप चेहरे पर मुस्कान रख करके उससे बात करते हैं तो समझ लीजिए कि वो जितने गुस्से में आया है वो अपना गुस्सा नहीं शो कर सकता। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर आपको एक ऐसी परिस्थिति में आप घिरा पाते हैं जहां लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड मेरे साथ क्या कर रहा है। आप बस हो सकता है धैर्य रखिए, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। आपको बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी इस क्वालिटी को ही चेक किया जा रहा था कि आप में इस चीज को लेकर के कितना धैर्य है। साथियों, इंटरव्यू के बारे में एक बेसिक फिलॉसफी मैंने आपको बताई है जो कुछ बिंदुओं में, और अगर आप मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस जो आज की मेरी जो बातचीत है, इस बातचीत को आप बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको तत्काल और उसके बाद आप खुद से निष्कर्ष निकालिए कि एक एक हेडिंग के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी है। साथियों, मैंने जब निर्णय लिया कि मैं साक्षात्कार के बारे में आपसे लाइव बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट में आपसे सारी बातें अपनी कर लूंगा और सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब मैं कुछ बिंदुओं को बनाने लगा और जब मैंने पेपर पर कुछ पॉइंट्स नोट किए और उन पॉइंट्स का मैंने जब विस्तार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि इंटरव्यू के बारे में आधे घंटे, 1 घंटे में इतनी बातें नहीं हो सकती हैं। और अगर एक बार में आधे घंटे से ज्यादा मैंने बोलने की कोशिश भी की तो कहीं न कहीं हो सकता है कि मेरा कंसंट्रेशन जो बिखरने लगे, आपका धैर्य जवाब देने लगे। तो मैंने ये निर्णय लिया थोड़ी देर पहले कि मैं इस अपने पूरे इंटरव्यू के बारे में जो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, आपसे लाइव बातचीत करने की कोशिश जो की है, इसको मैं कई पार्ट में कर देता हूँ। अभी आज मैंने जिस चीज की बात की वो एक इसकी बेसिक फिलॉसफी, इसकी एक सामान्य इस परीक्षा का क्या दर्शन है, मैं उसके बारे में हम बात कर लें। आप इस चीज को आज बैठ के सोचें, समझें, इसके बारे में जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को नोट करें, उनका विस्तार करें कि उनके बारे में आपको क्या क्या जानना है। ये पूरी की पूरी बातचीत का केवल 25% हिस्सा है। इसके आगे 2-3 तरह की चीजें और भी हैं। जैसे एक तो मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं और तीनों इंटरव्यू में साथियों बहुत ही रोचक अनुभव रहा
और बहुत ही उसके नंबर में भी फर्क रहा। पहले इंटरव्यू में मुझे केवल 150 नंबर मिला था, और हालांकि मुझे 150 की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि चेहरे की मुस्कान अगर आप केवल मेंटेन करते हैं, तो मेरा अपना ही अनुभव था, क्योंकि उस इंटरव्यू में चेहरे की मुस्कान के अलावा मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और मुझे अंदर से लगता रहा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितना नंबर मिलेगा। मैं जब बाहर निकला और मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि कैसा गया इंटरव्यू, तो मैंने कहा कि मैंने मतलब घबराहट में मैंने कहा कि इंटरव्यू बोर्ड माइनस में तो नंबर नहीं देता है, नेगेटिव में तो नहीं देता है, जीरो तक ही तो रोकेगा ना। तो हो सकता है कि अब उसके बाद जीरो के बाद जो दे दे वो उसकी दया है। लेकिन साथियों मुझे 150 नंबर मिला। अगली बार का जो मैंने इंटरव्यू दिया वो मैंने कुछ अपने और नॉलेज बेस को बढ़ा करके, और यही फिलॉसफी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ों में मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया। मुझे 189 नंबर आए। 300 का इंटरव्यू हुआ करता था, तब मुझे 189 नंबर आए, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। और साथियों लास्ट इंटरव्यू में इस पूरी की पूरी फिलॉसफी को मैं अपने अंदर एसिमिलेट कर चुका था, क्योंकि ये फिलॉसफी लगातार काम कर रही थी, और मुझे 210 नंबर मिले। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मैं अपने पर अप्लाई किया गया वो है, अपने पर अप्लाई की गई फिलॉसफी है। तो मैं इस पूरी बातचीत को मैंने सोचा है कि मैं इसको 3 या 4 पार्ट में करूंगा। पहले पार्ट में मैंने आपसे बेसिक फिलॉसफी की बात की। बेसिक फिलॉसफी यही आधारभूत है, जो बातें होंगी वो सब इसका विस्तार होंगी। दूसरी चीज मैं ये करूंगा कि मैंने जो 3 इंटरव्यू दिए हैं, मुझे हमेशा मैंने मैंने इस परीक्षा की तैयारी में मैं बहुत ज्यादा भटका हूँ। मतलब शायद मैं जितने मेरी जान पहचान के लोग हैं, मेरे से ज्यादा कोई भी भटकी हुई आत्मा इस परीक्षा के लिए नहीं रही है। और मैंने घिस घिस करके, टकरा टकरा करके, और खुद से मैंने रास्ता बनाया। और मैंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि अपनी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे अनुभवों को मैं नोट कर लूंगा, ताकि ये बाद में आने वाले लोगों के लिए एक ईमानदारी से भरा एक दस्तावेज साबित हो। साथियों मैंने अपने तीनों इंटरव्यू में अपने यूपीएससी ऑटो से यूपीएससी पहुंचने से लेकर के, उसके पहले की घबराहट से लेकर के, और बोर्ड मेंबर्स के सामने एंट्री और गुड मॉर्निंग बोलने से लेकर के, और इंटरव्यू खत्म होने तक की एक एक सवाल और क्या मैंने जवाब दिया, और उस पे बोर्ड मेंबर ने क्या रिस्पांस थे, मैंने वो सारी की सारी चीजें नोट करके रखी हुई हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने सोचा है कि आधे घंटे का समय लेकर के मैं अपने वो तीनों इंटरव्यू के अनुभव एज सच पेपर सामने करके मैं आपको उसके प्रश्न और उत्तर पढ़ करके सुनाऊंगा। साथियों उसके बाद का जो स्टेज मैंने रखा है कि आप में से जो लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा उनके अंदर है, कुछ भी वो जानना चाहते हैं, कुछ और उनकी क्वेरी, मेरी बातों में से कोई बात निकल करके अगर सामने आती है, तो तीसरे पार्ट में मैं उनके केवल सिर्फ और सिर्फ उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई पूर्ण ज्ञाता नहीं हूं। और साथियों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम पार्ट में मैं आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, जो कि प्योरली वो केवल इंटरव्यू से रिलेटेड लोगों से नहीं है, वो किसी भी आम आदमी से रिलेटेड है, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड है, जो कि प्योरली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपने संघर्ष हैं, और उन संघर्षों में मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया है। तो वो आपके काम की कोई चीज हो सकती है। इस और एक ऐसी भी चीज आपसे मैं कहूंगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें तो ये हैं कि हम फुर्सत में बात कर रहे हैं कि इसकी फिलॉसफी को समझिए, ये स्टेप फॉलो करिए, ये तैयारी करिए। उस परिस्थिति में क्या करें जबकि हमें बिल्कुल भी हम किसी फेज की तैयारी ना कर पाए हों। हर परिस्थिति में एक रास्ता होता है, हर हर स्थिति का हर परिस्थिति में एक रास्ता निकलता है, और वो होता है आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर की सकारात्मकता, आपके अंदर का एक स्पिरिचुअल अप्रोच कि मेरे साथ सब भला होगा। तो एक अंतिम स्टेज में हम उसकी बात करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे से एक स्टूडेंट ने ही मुझे पूछा था कि सर साक्षात्कार में 4 या 5 लोग मिल करके मात्र 15 या 20 मिनट में क्या आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से जांच सकते हैं? मैंने उनको सीधा सपाट उत्तर दिया था, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। साथियों दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी इंसान को समझ पाना। और 4-5 मेंबर चाहे वो जितने भी अनुभवी हों, चाहे उन्होंने जितना अध्ययन किया हो, भले ही वो मनोविज्ञान के ही उन्होंने जीवन भर अध्ययन किया हो, लेकिन वो किसी इंसान को नहीं समझ सकते। फिर इस परीक्षा की सार्थकता क्या है? मेरा सवाल ये है कि इसके अलावा दूसरा उपाय क्या है, दूसरा तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं है। आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इस परीक्षा में
आप कुछ बहुत बेहतर से बेहतर करके आए, ये तो आपके अंदर ये जिजीविषा तो होनी चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए। लेकिन साथियों, उससे मजबूत टारगेट ये होना चाहिए कि आप वहां कोई ब्लंडर ना करके आए, आप कोई गलती ना करके आए, क्योंकि इस आधे घंटे में आपको पूरी तरह से जज कर सकें या ना कर सकें, लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने अगर कोई भी ब्लंडर कर दिया, तो वो फिर माफी योग्य नहीं होता है। क्योंकि आपको उनके साथ पूरे दिन नहीं रहना है, 2-4 दिन नहीं ठहरना है कि आपसे कोई कंफ्यूजन हो गई, आपसे कोई बात हो गई तो आप उसकी फिर बाद में सफाई दे दें कि नहीं सर मेरा कहने का मतलब ये था। ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर बिल्कुल 20-20 का मैच होता है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो बस हो गई। हम अपने अंतिम स्टेज में, अपनी लास्ट की बातचीत में, हम उन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे जो कि नहीं करना है, जिससे कि एक ब्लंडर हो सकता है। साथियों, मुझे लगता है कि आज जो मैंने बातें कही हैं वो शायद आपको इस परीक्षा की तैयारी में, साक्षात्कार का डर निकालने में या साक्षात्कार का मूलभूत दर्शन को समझने में कुछ योगदान कर पाएगा। अगला जो पार्ट है मेरा अनुभव, उसमें आप बहुत ज्यादा हंसने हंसाने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें बिल्कुल ईमानदारी से रखता हूँ और बहुत ही मजेदार अनुभव रहा। मैं इस साक्षात्कार में मैंने बहुत बेइज्जत भी फील किया है और इस साक्षात्कार में मैंने बहुत अपने आप को ऑनर्ड भी फील किया है। अलग अलग जो मैंने प्रयास किए थे, मैं उन सारे अनुभवों को आपके साथ समेटना जरूर चाहूंगा। दोस्तों, मेरा मेरा जो उद्देश्य है, मैं फिर आपसे वही विनम्रता से रिपीट करता हूं कि आप मेरी बातों को सिर्फ सुनिए और बस उसमें जो पार्ट आपके काम का लगे, जो जिन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, आप केवल उन्हीं चीजों को उपयोग करें। अपनी जो भी रणनीति है उसमें मेरी बातों को शामिल करें और जल्दी ही मैं आपसे अपने दूसरे और तीसरे पार्ट के साथ मिलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि 40 से 45 मिनट इस वीडियो का हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब ओवरडोज करने की कोई जरूरत नहीं है और आपसे जल्दी ही मिलते हैं। बस इतनी बात कहूंगा कि आप हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, हमेशा दमदारी रखिए और हमेशा ही किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। सकारात्मकता से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। साथियों, आपने बहुत समय दिया है मेरे साथ, बहुत सुना है मुझे, तो अभी आज के लिए मुझे लगता है कि इसको हमें अभी समाप्त करना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामना आपको देता हूं, बहुत सारी मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जैसे मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट एक बड़ा सपना देख करके, एक बड़ी चीजों की कल्पना करके, अगर मैं किस्मत से और अगर सारी चीजों से लड़ भिड़ करके यहाँ पर पहुंच सकता हूं, तो आप में से हर व्यक्ति उस सपने को पूरा कर सकता है। इसी नोट के साथ और अगले 2-3 पार्ट जो मेरे बचे हुए हैं, उन दोनों पार्ट की तैयारी के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए आप बस सकारात्मक रहें, इस परीक्षा के बारे में बिल्कुल भी डर निकाल दें। एक बात की गारंटी है कि जब आप मेरी पूरी बात जब खत्म होगी, तो मैं और कुछ भले ना कर पाऊं, लेकिन आपके मन में इस परीक्षा का डर पूरी तरह से निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसा कि मेरे मन में खुद से निकल गया था पहले इंटरव्यू में, जहां पर मैं इतनी बुक्स लेकर के मैं इंटरव्यू धौलपुर हाउस पहुंचा था और लास्ट तक मैं बुक्स पलट रहा था, पता नहीं क्या पूछ दिया जाए, मुझे लगता था मैं सब कुछ जान जाऊं। लास्ट वाले प्रयास में जब मुझे 210 नंबर आए थे, तब मैं इंटरव्यू बोर्ड के बाहर कान में ईयरफोन लगा करके अपनी पसंदीदा गजल सुन रहा था। साथियों, मेरा पर्पस बस इतना है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। ये थोड़ी सी ज्यादा महत्वाकांक्षी बयान आपको लग सकता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होना है। किसी का बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, जैसे बोर्ड को कहा जाता है कि ये बोर्ड बहुत टफ है, ये बोर्ड बहुत आसान है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते इस फिलॉसफी को मैंने ऐसा अप्लाई कर लिया कि मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं रह गया था और मैं आराम से गीत सुनता हुआ मैं बाहर अपने अपने घूम रहा था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो साथियों, अगले पार्ट में जल्दी ही आपसे मिलता हूं कुछ और मजेदार अनुभव के साथ और अपने उन सारी चीजों को, जो मैंने एक एक चीजें अपनी लिखी हुई हैं, मेरे से क्या पूछा गया, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बेवकूफियां की और लास्ट तक आते आते मैंने कैसे जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ये सारी चीजों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। थैंक यू।